ये तो आपको आता ही होगा, भारत में विविधताओं का क्षेत्र, अनेकता में एकता। ठीक है, नहीं। भारत के संदर्भ में ही है। हाँ बोलो। भारत को विविधताओं का देश क्यों कहा जाता है? हम्म, भारत को विविधताओं का देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत में अनेक प्रकार की जाति, संस्कृति और प्रजाति जातियों के लोग रहते हैं। ठीक है, और इसके साथ में भारत का जो भौगोलिक बनावट है वो भी भिन्नता लिए हुए है। इसलिए भारत की जो भौगोलिक और सामाजिक बनावट है ये बिल्कुल भिन्न है। इसलिए भारत को विभिन्नताओं का देश कहा जाता है, लेकिन विभिन्नताओं में भी भारत को एकता के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो भारत में विभिन्नता किस किस रूप में देखी जाती है, आपको उस रूप में, ये जो मैंने आगे आपको बना के बताया, ये पूरी विविधताएं हैं। ठीक है, इसको लिखना चाहो तो बाद में लिख लें। तो भारत की विविधताओं के रूप में सबसे पहला आता है भारत में प्राकृतिक विविधताएं। समझ में आया? हाँ सर। ये हो गई भारत की उच्चावच संबंधी। और आप देख लो तो भारत के उत्तर में आज भी हैं जैसे गगनचुंबी पर्वत चोटियां जैसे एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, ये जो है उत्तर भाग में आपको मिल जाएंगे। पंजाब हरियाणा के भाग में आपको मैदानी भाग मिल जाएगा। और इसी तरह भारत की जो है भौगोलिक जो रूप से भारत की भिन्नता होती है। क्षेत्रफल संबंधी भिन्नता में भी आप देख लो तो भारत का जो क्षेत्रफल है वो विश्व के क्षेत्र का लगभग 2.42% है। और विश्व की 17.53% जनसंख्या है जो वो यहाँ पर पाई जाती है। अगर चीन को छोड़ दें तो भारत के अंदर विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है। इसलिए भारत जो है वो दूसरे नंबर पे आता है। तो भारत का क्षेत्रफल जो है वो एक तरह से ऐसा है कि भारत का लगभग पूरा भूभाग जो है वो उपयोग में लिया जाता है। कुछ ही क्षेत्रों को छोड़ दे जैसे रेगिस्तानी क्षेत्र हैं इस तरह को, बाकी रेगिस्तानी और ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं उनको छोड़ दे तो भारत का लगभग सारा जो भूभाग है वो लगभग उपयोग में लिया जाता है। ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका का अधिकांश भाग गर्म मरुस्थल में है। रूस का भी अधिकांश भाग मरुस्थलीय है या बर्फ से ढका हुआ रहता है। तो भारत में ऐसा नहीं है। भारत जो है क्षेत्रफल के रूप में भी दूसरे देशों से अलग है क्योंकि यहाँ पर जो है पूरा भूभाग उपयोग करने योग्य है। इसके बाद अब भूगर्भिक संरचना के रूप में आ जाओ तो भारत की जो भूगर्भिक संरचना है वो जो जैसे दक्षिण का प्रायद्वीप जो है वो विश्व के प्राचीनतम कठोर गोंडवाना चट्टान से बना हुआ है। ठीक है, जिसमें खनिज पदार्थों की बहुलता पाई जाती है, जबकि हिमालय विश्व का नवीनतम सर्वोच्च पर्वत है। ठीक है, जिसकी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं। संरचना की दृष्टि से पूरे विश्व में भारत कुछ गिने चुने देशों में से एक है जहां सभी युगों की चट्टानें पाई जाती हैं। समझ में आ गया? तो भूगर्भिक दृष्टि से भी भारत जो है वो सब दूसरे देशों से भिन्नता रखता है। एक और दक्षिण का पठार विश्व के प्राचीनतम पठारों में से एक है। तो इसी प्रकार अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल आदि जो पर्वत श्रेणियां हैं वो विश्व के प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से एक हैं। अब आती है अफवाह संबंधी विविधता। भारत के जो अफवाह संबंधी विविधता है उसमें जल प्रवाह संबंधी अनेक विविधता पाई जाती हैं। इसका मुख्य कारण हमारे यहाँ की मानसूनी जलवायु, जिसके अंतर्गत वर्ष का अधिकांश जो भाग है वो शुष्क पाया जाता है। हिमालय से नित्यवाहिनी नदियाँ जरूर निकलती हैं, वो जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं वो हिमालय से निकलती है, वो साल भर बहती जरूर, लेकिन जैसे जैसे हम हिमालय से नीचे की तरफ आते हैं हमारे यहाँ पे जब मानसून होता है तब तो पूरे देश में नदियां बहती है, बाढ़ की स्थिति हो जाती है। लेकिन जैसे मानसून जब कम होता है, कम होता जाता है और समाप्त हो जाता है, इसके बाद पूरे वर्ष जो होता है वो यहाँ पर हिमालय से निकलने वाली नदियां तो बहती रहती है, लेकिन इसके बाद जैसे हम दक्षिण की तरफ जाते हैं नदियां जो है वो सूखने लग जाती है और बहुत सारी नदियां हैं वो जो बिल्कुल सूख जाती हैं, लुप्त हो जाती हैं। ठीक है, इसके बाद है जलवायु संबंधी विविधताएं। जलवायु में भी आप देख लो, भारत में ऐसा कहा जाता है कि विश्व की सारी जलवायु भारत में आपको देखने को मिलेगी। भारत की अगर अलग अलग छोटे छोटे क्षेत्रों में चले जाओ तब भी अलग अलग जलवायु हमको देखने को मिल जाती है। जैसे भारत की जलवायु जो है
विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित होने के कारण उत्तरी भाग लगभग शीतोष्ण कटिबंधीय है और दक्षिणी भाग जो प्रायद्वीप भाग है वो उष्ण कटिबंधीय है। ठीक है, ये हम सबको पता ही है। हमारे देश के बीच में से कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा, है ना। तो कर्क रेखा का ऊपर वाला भाग है वो उत्तरी भारत का है और नीचे वाला भाग है वो दक्षिणी भारत का है। तो जलवायु के संबंधित भी विविधता हमारे यहाँ पे पाई जाएगी। जैसे उत्तर में आप चले जाओगे तो आपको बिल्कुल शीत कटिबंध का एहसास होगा हिमालय की चोटियों के ऊपर। दक्षिण में चले जाओगे तो वहाँ पे उष्ण कटिबंध मिलेगा, क्योंकि वो नीचे विषुवत रेखा के पास में पड़ता है। 870 या 69 किलोमीटर ही हमारा दूर है, तो वहाँ पड़ता है। पूर्वोत्तर के तरफ चले जाओगे तो वहाँ पे वनों की अधिकता है, तो मानसूनी मतलब वहाँ पे एक स्वास्थ्यवर्धक क्षेत्र भी अधिक पाए जाते हैं। और इधर पश्चिम में राजस्थान की तरफ आओ तो आपको यहाँ पे बिल्कुल उष्णतम 45 डिग्री का तापमान वाला जो जलवायु का अनुभव है वो भी आपको होने लगेगा। इस संबंध में भी भारत जो है वो जलवायु की दृष्टि से भी भिन्नता रखता है। फिर आता है जलीय आवश्यकता संबंधित। जलीय आवश्यकता संबंधित विविधता में हम सबको पता है कि भारत कैसा देश है, एक कृषि प्रधान देश है और कृषि प्रधान देश होने के कारण यहाँ पे जल की आवश्यकता बहुत है। अब जल की आवश्यकता बहुत है तो भारत में जलीय संसाधन है, लेकिन वो जलीय संसाधन जो है वो इतने बड़े जो हमारे यहाँ जनसमूह है उसके लिए पर्याप्त नहीं है, कृषि के लिए पर्याप्त नहीं है। और हमारे यहाँ मानसून, हम अधिकतर मानसून पर निर्भर करते हैं, इसलिए जो जब मानसून आता है तो पानी की अधिकता हो जाती है, लेकिन जैसे जैसे मानसून जाता है तो हमारे यहाँ पे जल की जितनी हमको आवश्यकता है उसके अनुपात में जल की उपलब्धता कम हो जाती है। तो और किसी किसी क्षेत्रों में फिर सूखा, अकाल जैसी परिस्थितियों का भी सामना हमको करना पड़ता है। वनस्पति संबंधित विविधताओं में आप देख लो तो वनस्पति के संदर्भ में आप देखो 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं और 100 से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती मानसूनी वन भारत में पाए जाते हैं। हम सबको पता है यहाँ पे वर्षा की कितनी भिन्नता है, तो सभी जगह सदाबहार वन नहीं मिलेंगे और सभी जगह उष्ण कटिबंधीय वन भी नहीं मिलेंगे। मतलब भारत के संदर्भ में एक तो हमारा ऊपर का भाग हिमालय पर्वतीय भाग और नीचे का दक्षिणी भाग, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी में हमको पूरा भारत समझ में आता है। ठीक है, इसी तरह आप ऊंचाई के साथ साथ तापमान कम होने पर वनस्पति में परिवर्तन आता है। तो हिमालय के ऊंचाई के क्रम अनुसार उष्ण कटिबंध से लेकर अल्पाइन वनस्पति प्रदेशों तक का अनुक्रम पाया जाता है। ठीक है, अब मृदा संबंधी विविधता में भी आप देख लो कि हमारे यहाँ पर प्राकृतिक संरचनाओं में और जलवायु में बिल्कुल विभिन्नताएं पाई जाती है। जैसे हमारे देश में मिलने वाली जो प्रमुख मिट्टियां हैं वो हैं काप मिट्टी, काली, लाल, दोमट, पीली, भूरी, बलुई, चिका, लेटेराइट, ये मुख्य रूप से पाई जाती है। इसके अलावा भी और मिट्टियाँ पाई जाती हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में उपजाऊ मिट्टी भी नहीं पाई जाती है। ठीक है, राजस्थान में क्षेत्रों में आप देख लो बहुत कम उपजाऊ मिट्टी है इन क्षेत्रों में, कहीं पर बिल्कुल उपजाऊ मैदान गंगा के मैदानों में। तो मिट्टी और धरातलीय क्षेत्र में भी हमारा देश जो है वो भिन्नता रखता है। अब जीव जंतु संबंधित विविधताएं, इसमें भी आप देख लो तो भारत में काला हिरण, चिंकारा, चित्तल, नीलगाय से लेकर शेर आदि, चीते आदि भी पाए जाते हैं। हिमालय पर्वतीय प्रदेश, पूर्वोत्तर भाग, सह्याद्री क्षेत्र, इन क्षेत्रों में जो है ये जीवों की अधिकता है और जहाँ पे ये वन्य भाग कम है वहाँ पे जीवों की न्यूनता है। इसलिए ये नहीं कह सकते पूरे भारत में समान रूप से जीव जंतु पाए जाते हैं। जो जीव जंतु उत्तरी क्षेत्र में पाए जाते हैं वहाँ ऐसे कुछ एक पाए जाते हैं, लेकिन फिर भी जीव जंतु में कहीं ना कहीं भिन्नता हमको देखने को मिल जाती है। पशु संपदाओं में भी आप देख लो हमारे देश में बहुत सारे पशु पाले जाते हैं, हम सबको पता ही है। और अधिकांश पशु जो पाले जाते हैं वो दुधारू पशु पाले जाते हैं, क्योंकि हमारी जो अधिकांश जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है। तो कृषि पर निर्भर होने के कारण जैसे बैल है, भेड़ है, बकरी है, भैंस है, गाय है, इन पशुओं को यहाँ पर अधिकांश पाला जाता है और अधिकांश देखा भी जाता है। अधिकतर यही पशु हमारे देश के अंदर हमको देखने को मिलेंगे। पालतू पशु ज़्यादा मिलेंगे, जंगली पशु भी हैं लेकिन वो जंगलों में रहते हैं, लेकिन ठीक है इतने हमको देखने को नहीं मिलते हैं। जो हमारे कृषि कार्य से संबंधित पशु हैं उनकी अधिकता हमको देखने को मिलती है। प्राकृतिक आपदा संबंधित अगर आप देखें तो भारत में भी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। भारत प्राकृतिक आपदाओं से अछूता नहीं है। भारत की जो भूमि है, जो उसकी जलवायु है, जो उसका मानसून है, ये सब प्राकृतिक आपदाओं
का कारण है। भारत में भी ज्वालामुखी, भूकंप, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़, ये सभी समस्याएं समान रूप से अन्य देशों की भांति देखने को मिली हैं। और राजस्थान में सूखा पड़ता ही है हर साल। असम और असम की तरफ चले जाओ तो असम, बिहार, ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रहते ही हैं हमेशा। तो इस तरह हमारे देश के अंदर प्राकृतिक आपदाओं का भी एक मतलब साल भर का क्रम है जो चलता ही रहता है। जल संसाधन संबंधी आप देख लो तो जल संसाधन, जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया कि जल संसाधनों की उपलब्धता है, लेकिन वो जल संसाधन कैसे हैं? कैसे हैं? केवल 22% भाग ही जमीन में रिसाव होता है, बाकी सारा जो भाग है बरसात का वो चला जाता है। अगर आप देख लो कि भारत के 329 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल के आधार पर यहाँ की वर्षा कुल मात्रा जो है वो 3,700 बिलियन घन मीटर है। इसमें से मात्र 22% भाग के जो भूमि में रिसाव होता है, बाकी सब बहकर नदियों के माध्यम से बहकर निकल जाता है। तो बरसात तो होती है, लेकिन यहाँ पर जो जल संसाधन है वो उन पानी को अपने अंदर ज़्यादा समय तक नहीं रख पाते, सूख जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ की जलवायु भी आपको पता ही है किस प्रकार की है। तो इसलिए जल संसाधनों की जो उपलब्धता होते हुए भी हमारे यहाँ पर जल की कमी साल भर में महसूस हो ही जाती है। देश के कुल 5,711 विकास खंडों, तालुकों, मंडलों में जल अधिग्रहण क्षेत्रों में से 310 में भौमिक जल का अति विदोहन किया जाता है। ये एक आंकड़ा है, ठीक है। अब स्थानीय समय जैसे अब रिकॉर्डिंग चलो, बोलो मत। जैसे अपने भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो आपने पहले भी पढ़ा है कि 30 डिग्री के आसपास है। 30 डिग्री के आसपास होने के मतलब यानी 30 डिग्री देशांतर होने के कारण जो है भारत का जो आपको मैं बताऊं कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लगाकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। तो लगभग 30 डिग्री देशांतरों का भारत के अंदर अवस्थित है। तो अब जब आप देखो तो पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, तो एक दिन पूरा होता है। तो आपके अंदर देखो, अरुणाचल प्रदेश से सौराष्ट्र तट जो है वहां पर वहां इन दो राज्यों के बीच के समय का अंतर 120 मिनट है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसलिए भारत के अंदर भी जो देशांतर रेखा गुजरी, लेकिन उसमें से जो एक प्रमुख मानी गई है वो मानी गई है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। उसी को हमारे भारत का मानक समय रेखा माना गया है, ठीक है। और विश्व का 0 डिग्री देशांतर रेखा जो मानी गई है वो दो देशांतरों के मध्य 4 मिनट का समय लगता है। पूर्व की तरफ जाओ तो बढ़ता है, पश्चिम की तरफ जाओ तो घटता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद आती है भारत में जो विविधता है वो अब आती है मानवीय विविधताएं, यानी मानव से संबंधित क्या विविधता है। इसमें सबसे पहले आती है जनांकी की विविधता है। जनांकी विविधता में हमने देख लिया है जनसंख्या। भारत की जनसंख्या में भी बहुत विविधता है। जो भारत में जनसंख्या पाई जाती है वो कहीं पर विरल है, कहीं पर अधिक है, ठीक है। प्रजातियों, जनजातियों, धर्मों और संप्रदाय के लोग जो हैं, अलग अलग प्रजातियों के लोग, धर्म संस्कृति के लोग यहाँ रहते हैं और अलग अलग उनकी मान्यताएं हैं। और जनसंख्या जो है कहीं पर अधिक है, कहीं पर कम है। ये जो हमारी जनसंख्या की विविधता है उसमें प्रजातीय संबंधी विविधता, जाति संबंधी, ये सभी आती हैं, ठीक है। प्रजातियां मतलब प्रजातियां वो जो ऑस्ट्रेलाइड, मंगोलाइड, ये जो बोली जाती हैं वो प्रजातियां, ये भी भारत में पाई जाती हैं। और जाति के आधार पर तो जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के अंदर आदिवासी, भील, इस तरह की जो जाति जनजातियां आती हैं ये भी विविधता कहलाती है, ठीक है। ये जाति कहलाती है और वो प्रजाति कहलाती है। शिक्षा और लिंग संबंधी भी भारत में विविधता पाई जाती है। शिक्षा के क्षेत्र में भी भारत में कुछ जो क्षेत्र हैं वो बहुत आगे हैं और कुछ क्षेत्र हैं वो बहुत पीछे हैं। जैसे पिछड़े राज्यों के अंदर बिहार का नाम लिया जाता है, ऐसा कहते हैं कि वो पिछड़ा हुआ राज्य है। और उन्नत राज्य के अंदर केरल का नाम लिया जाता है कि शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे है। तो इस तरह के भारत में शिक्षा के अंदर राज्यों में भी और यहाँ की जो जनसंख्या उसके अंदर भी भिन्नता पाई जाती है। अधिकांश जनसंख्या आज भी शिक्षा से जुड़ी हुई नहीं है। लिंग संबंधित में भी भारत के अंदर जैसे लिंगानुपात निकाला जाता है, उसके अंदर भी काफ़ी भिन्नताएं देखने को मिल जाती हैं। किसी अधिकांश जगह तो लड़कियां कम है, लड़के ज़्यादा हैं, लेकिन किसी किसी क्षेत्र में लड़कियां भी
उस लड़कों से कहीं कहीं अधिक पाई जाती है। जैसे डूंगरपुर का लिंगानुपात है तो लड़कियां अधिक मानी जाती हैं। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि से संबंधित आप देख लो विविधता में, तो जनसंख्या वृद्धि में भी जहाँ पे बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जहाँ पर अभी शिक्षा का अभाव है, उन क्षेत्रों में आज भी जनसंख्या वृद्धि तीव्र गति से होती है, क्योंकि वो वहाँ पे जनसंख्या नियंत्रण के कानून उनको पता नहीं है या उनको जागरूकता नहीं है, जनसंख्या का नियंत्रण किस तरह से किया जाए उसके बारे में जागरूकता नहीं है। तो ये कुछ कारण हैं जिनसे जनसंख्या वृद्धि होती है। दूसरा, अच्छी सुविधाएं मिलती हैं तो वहाँ पर भी जनसंख्या जो है वो वृद्धि तो करती है। ठीक है, और गरीबी बेरोजगारी ये भी हमारी एक समस्या है। जब जनसंख्या बढ़ेगी तो संसाधनों की कमी आएगी, और संसाधनों की कमी आएगी तो संसाधनों की उपलब्धता नहीं होने के कारण जो सक्षम है उसको तो मिल जाएगा और जो नहीं है वो रह जाएगा। तो जो रह जाएगा वो गरीब या बेरोजगार व्यक्ति होगा। गरीब होगा तो धन धान्य से कम होगा, बेरोजगार होगा तो उसके शिक्षा के अनुरूप उसको योग्यता के अनुरूप नहीं मिल पाना उसका कार्य, ये बेरोजगारी की स्थिति भारत में देखने को मिलती है। रोजगार की उपलब्धता नहीं होना, ये सब एक भारत की समस्या है, विविधता है। अब जन प्रवास क्यों होता है? प्रवास का मतलब ही होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। अब जन प्रवास कब करता है? जब जन समूह को लगता है कि किसी क्षेत्र विशेष से दूसरे क्षेत्र में सुविधाएं अच्छी हैं, तो वो वहां से उस क्षेत्र की तरफ प्रवास करने की कोशिश करता है, और फिर जिस क्षेत्र में जाता है वहां की जनसंख्या और जनघनत्व बढ़ जाता है। तो प्रवास के अपने कारण होते हैं, कोई रोजगार की दृष्टि से जाता है, कोई सुविधाएं देख कर जाता है। तो भारत में ये जो है ग्रामीण 69.33%, ग्रामीण से नगरीय 15.74% प्रवास देखने को मिला है। ठीक है, इसके बाद आती है सांस्कृतिक विविधता। सांस्कृतिक विविधताओं में हमारी वेशभूषा, रीति रिवाज, इनमें हम बिल्कुल भिन्न हैं। हर धर्म का अपना अपना वेशभूषा है, हर जाति के अपने रीति रिवाज हैं, रस्में हैं। भारत में सभी को समानता का अधिकार दिया गया है, इसलिए भारत में जाति, धर्म, वेशभूषा के संबंध में भी हमें विभिन्नताएं देखने को मिल जाती है। ठीक है, दूसरा आता है त्योहार, उत्सव, धार्मिक आस्था। त्योहार, उत्सव और धार्मिक आस्था, हमारे यहाँ पे विभिन्न प्रकार के त्योहार है, विभिन्न प्रकार के उत्सव है, धार्मिक आस्था है। जिस हम सभी को पता है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर सभी धर्म जाति को बिल्कुल समान अधिकार है, धर्मनिरपेक्षता है। ठीक है, उस संबंध में भी देखा जाए तो भारत में विभिन्नता अपने को देखने को मिल जाती है। यहाँ पे जैन, बौद्ध, पारसी से लगाकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे बड़े धर्म, छोटे धर्म, बड़ी जातियाँ, छोटी जाति, सभी मतलब जितने भी कम और अधिक जन समूह हैं वो सभी धार्मिक जन समूह भारत में मिलते हैं। कला, नृत्य व संगीत संबंधी विविधताएं, ये भी हम सभी को पता ही है। कला के संदर्भ में भी हम एक दूसरे से भिन्न हैं। कला मतलब जैसे शास्त्रीय संगीत सुना जाता है, कहीं पर अलग तरह का संगीत सुना जाता है, तमिल भाषा का संगीत अलग होता है, सूफी संगीत अलग होता है। ये इस तरह के भी हमारे अंदर कला और संस्कृति की विभिन्नता भारत के अंदर देखने को मिलती है। यहाँ भारत में विभिन्न प्रकार के धर्म और संप्रदाय भी पाए जाते हैं। ठीक है, अब आर्थिक विभिन्नताओं के अंदर भी देख लो तो हमारे कृषि क्षेत्र के अंदर भारत विकास तो कर रहा है, लेकिन कृषि क्षेत्र के अंदर आज भी भिन्नताएं देखने को मिलती है। कृषि कार्य से जुड़े हुए लोग हैं, कुछ लोग उन्नत प्रकार की कृषि करते हैं, कुछ लोग अभी भी वही पारंपरिक कृषि करते हैं। ये भी विविधता का स्वरूप कृषि के रूप में हमको देखने को मिलता है। जैसे सुदूर पर्वतीय क्षेत्र हैं तो वहाँ पर आज भी स्थानांतरित कृषि देखने को मिलती है कि एक स्थान पे वनों को जलाकर भूमि का उपयोग करना, फिर दूसरी जगह करना। और कुछ क्षेत्र हैं जो उन्नत हैं, वहाँ पर एक ही क्षेत्र पर मल्टीपर्पज कृषि की जाती है। ठीक है, इसके बाद जैसे औद्योगिक क्षेत्र में भी भारत में काफ़ी विविधता है। कुछ उद्योग बहुत विकसित है, कुछ उद्योग विकसित नहीं हो पाए। और उद्योग विकसित कहाँ हुए? वहाँ हुए हैं जहाँ पर उनको सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। तो भारत के प्रत्येक क्षेत्र में समान रूप से सुविधाएं नहीं है, इसलिए उद्योगों की स्थापना भी कुछ बड़े जो हमारे महानगरीय क्षेत्र हैं उनके अंदर अधिक हो पाई है।
तो उसी कारण ये जो प्रवास के हैं, जनसमूह के, ये कारक भी प्रभावित होते हैं। ठीक है। और भारत के जो कुटीर उद्योग और लघु उद्योग है वो तो लगभग बिल्कुल अभी दयनीय स्थिति में आ गए हैं। जो बड़े बड़े उद्योग हैं वो भारत में काफी विकसित है। तो इस संदर्भ में भी एक विषमता भारत में ये पाई जाती है। दूसरी, आवागमन के साधन। आवागमन के साधन जो है भारत ने पर्याप्त उसमें विकास किया हुआ है। भारत आज अंतरिक्ष में भी पहुंच गया है, किसी मामले में कम नहीं है, लेकिन भारत के कहीं न कहीं आज कुछ क्षेत्र बहुत पिछड़े हुए हैं जहां पर परिवहन की उपलब्धता नहीं है। आज भी पगडंडियों से या नदियां पार करके लोग आते हैं। तो ये जो विषमता है ये भी भारत में अपना एक अलग रूप हमको दिखाती है। ठीक है। नगरीकरण। नगरीकरण भी भारत में जनसंख्या के अनुपात में नगरीकरण बहुत कम है, और है भी तो किसी विशेष क्षेत्र के अंदर ही है। खनिज भी भारत के संपूर्ण जो उसका क्षेत्रफल है, भौमिक क्षेत्रफल, उस पूरे भौमिक क्षेत्रफल के अंतर्गत आप देखो तो किसी क्षेत्र में जो खनिज संपदा है वो जहाँ पाई जाती है वहाँ पर तो वो क्षेत्र पूरी तरह से विकसित है, लेकिन जहाँ नहीं पाई जा रही है वहाँ पर आज भी कमजोरी है। भारत के अंदर आप देखो तो नई नई खोजों से हमारे देश में खनिज तेल, प्राकृतिक गैस का उत्पादन बढ़ गया है। अनेक प्रकार के खनिजों के उत्पादन में भारत ने लगभग एकाधिकार प्राप्त कर लिया है। तो भारत उन्नत भी है। और सिंचाई के साधनों में भी आजकल हम भारत में देखने जाता, भारत की जो 60% जो कृषि कार्य में है वो आज भी लगभग पारंपरिक जो उसका तरीका है सिंचाई का, वो रेहट वाला और ये पंप वाला, तो इसी से सिंचाई कार्य करते हैं। आधुनिक पद्धतियां जो है भारत के किसान, अधिकांश किसानों तक नहीं पहुंच पाई। जैसे पंजाब के क्षेत्र में आधुनिक कृषि, आधुनिक सिंचाई व्यवस्था है, ये व्यवस्था पूरे भारत क्षेत्र में समान रूप से नहीं है। तो ये भी एक छोटी विविधता पाई जाती है। ठीक है। संचार के साधनों में भी हमारी विविधता पाई जाती है कि संचार के क्षेत्र भारत के एक जो कहते हैं कि अंतिम व्यक्ति है वहां तक पहुंचना अभी बाकी है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने काफी प्रगति की है, आम आदमी तक भी ये सब कुछ पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी जो महानगरीय उपलब्धता है संचार की उससे अनुपात बहुत कम है, इसलिए ये विषमता के रूप में देखने को मिलता है। अब आती है अधिवास। अधिवास के संबंध में भी जैसे नगरीकरण बढ़ा है, नगरीकरण के बढ़ने से जो नगरीय क्षेत्र है वहाँ के अधिवासों और ग्रामीण क्षेत्र के अधिवासों में भी काफी अंतर है। तो हमारा जो यहाँ के ग्रामीण अधिवास है वो सहत, अर्धसहत और प्रकीर्ण रूप में पाया जाता है। यह अधिवास आयताकार, रेखीय, अरीय, तार, वृत्ताकार, तीर, पंख और त्रिभुजाकार सीढ़ीनुमा रूप में पाया जाता है। अधिकांश गांवों में अधिवास जो है वो छितरा हुआ पाया जाता है, मतलब दूर दूर पाया जाता है। और जो इसी के बनस्पत अगर शहरों में देखा जाए जहाँ नगर उन्नत हैं, वहाँ का जो नगरीकरण है उनका जो अधिवास है वो एक समूह के रूप में हमको देखने को मिलता है। इस तरह की कुछ विविधताएं भारत में हमें देखने को मिली हैं। ठीक है। ये तो हो गई भारत की विविधताएं। अब भारत की विविधताओं के बाद आता है टॉपिक कि भारत की विविधताओं के बाद भारत की अनेकता में एकता। अब भारत की अनेकता में एकता जो है ये हम सभी को पता ही है, लेकिन फिर भी जब अगली क्लास होगी तो आपको अनेकता में विविधता का एक संक्षिप्त रूप में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है।